is entitled as research project 8613. That is the code of this project, course code, and the action search is basically the course name of this research project. ये बेटा आपको complete करना होगा immediately when you will complete it. So first of all, we have seen what is research. We have seen that research is basically a systematic process or the investigation of materials and sources in order to establish facts and reach new conclusions. I have shared this definition earlier. तो बेटा जो रिसर्च का बेसिक जो प्रोसेस है वो तो आपका सिस्टमेटिक है, चूँकि आपका जो साइंटिफिक मेथड अगर आपने स्टडी किया है तो यू हैव सीन के साइंटिफिक मेथड के कुछ स्टेप्स होते हैं जिसमें हम सबसे पहले जो प्रॉब्लम होता है उसके बारे में उसको आइडेंटिफाई करते हैं और उसके रिलेटेड फिर हम जो है वो उसको आइडेंटिफाई करने के बाद उसको स्टेट करते हैं, फिर उसके बारे में जो हमारा सॉर्ट ऑफ हाइपोथेसिस है उसे डेवलप करते हैं और फिर डाटा कलेक्शन करते हैं और डाटा कलेक्शन करने के बाद उसका डाटा एनालिसिस करते हैं और फिर कंक्लूजन जो है ना वो निकालते हैं। इस बारे में जो भी हम हमारी फाइंडिंग्स आती हैं उसके बेस पे हम अपना कंक्लूजन देते हैं और उन कंक्लूजन्स को फिर बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है उनके साथ शेयर करते हैं। तो दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ साइंटिफिक मेथड। और इसी मेथड को जब हम अप्लाई करते हैं रिसर्च में, दैट बिकम्स एजुकेशनल रिसर्च, पार्टिकुलरली व्हेन वी वांट टू sort of find out solutions of the educational problems through systematic study. ओके, बेसिकली बेटा आपकी जो रिसर्च है हम ये कहते हैं कि जो आपकी बेटा एजुकेशन रिसर्च है जिसमें साइंटिफिक मेथड को अप्लाई करके अपने प्रॉब्लम्स तक पहुंचते हैं। इसकी मेजर टू तरह के इसके मेथड्स हैं, क्वालिटेटिव मेथड्स होता है और क्वांटिटेटिव मेथड होता है। जो बेटा आपका क्वालिटेटिव मेथड है रिसर्च है उसमें डाटा जो है ना क्वालिटेटिव वे में हम कलेक्ट करते हैं जिसमें इंटरव्यूज़ होते हैं या क्वालिटेटिव रिसर्च इटसेल्फ होती है, ठीक है। और सम टाइम इसकी हिस्टोरिकल रिसर्च है वो भी इसका हिस्सा होती है। तो इसमें जो आपके पास मोस्टली जो डाटा होता है वो यहाँ तो बेस करता है आपके इंटरव्यूज़ पे या फिर बेस करता है आपके कंटेंट्स पे जो भी आपको मुख्तलिफ न्यूज़पेपर्स में, बुक्स में या लिटरेचर में आपको चीज़ें रेफरेंस के तौर पर मिलती हैं। और दूसरा बेटा जो मेथड है वो क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड है जिसमें आपकी डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ हैं और आपके मोस्टली सर्वे मेथड यूज़ करते हैं और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च या कोरिलेशनल या फिर काजल कंपैरेटिव और एक्सपेरिमेंटल जो रिसर्च डिज़ाइंस हैं वो हम इसमें यूज़ करते हैं क्वांटिटेटिव में। और फर्दर बेटा इसमें जो है आपकी जो क्वालिटेटिव रिसर्चेज हैं उसमें समटाइम नैरेटिव सर्च और एथनोग्राफिक सर्च और केस स्टडी जो रिसर्च है इसको भी हम शामिल करते हैं। नैरेटिव सर्च बेसिकली बेस करती है नैरेटिव पे, कोई भी बयानिया होता है जो कि रिस्पोंडेंट के पार्ट पे होता है जहाँ से हम डाटा कलेक्ट करते हैं, उनकी जो भी स्टोरीज होती हैं वो हम सुनते हैं और उसके बाद उनको अपनी रिसर्च का हिस्सा बनाते हैं जो भी उसमें हमें फाइंड होता है। और जो बेटा एथनोग्राफिक रिसर्च है ये आपके मुख्तलिफ जो कल्चर्स हैं और उनके बारे में जो उसके एट्रीब्यूट्स है उसके बारे में स्टडी करते हैं। और केस स्टडी किसी चीज़ को भी एक ऐसा प्रॉब्लम है जो एक ख़ास सिचुएशन में एग्जिस्ट करता है उसको हम केस स्टडी के तौर पे उस पूरी सिचुएशन को स्टडी करते हैं। और हिस्टोरिकल रिसर्च के बेटा ताल्लुक हिस्ट्री से होता है और इसमें हम फर्दर थोड़ा सा शायद देखेंगे भी हिस्टोरिकल रिसर्च को भी। यानी बट हमारा जो बेटा ये आपका जो मेथड है एक्शन रिसर्च ये बेसिकली तो फॉल करता है क्वांटिटेटिव रिसर्च में, लेकिन ये क्वालिटेटिव में भी हो सकता है क्योंकि इसमें जो पर्पस है आपकी जो एक्शन रिसर्च का दैट इज़ वेरी डिफरेंट एज कम्पेयर टू ऑल रेस्ट ऑफ द रिसर्च मेथड्स। चूँकि इसमें आपके जो क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड है उसमें डिस्क्रिप्टिव जो है वो आपको करंट सिचुएशन में जो भी प्रॉब्लम आपको फेस आता है उसको स्टडी करता है जिसको हम सर्वे मेथड के थ्रू मोस्टली करते हैं। कोरिलेशन टू वेरिएबल्स के दरमियान जो रिसर्च होती है रिलेशनशिप होता है उसको स्टडी करता है। काजल कंपैरेटिव भी उन्हीं रिलेशनशिप जिसमें आप ऑलरेडी वेरिएबल जिनमें आप स्टडी करके रिलेशनशिप फाइंड करते हैं उनके जो एक दूसरे के ऊपर असरात आते हैं, इफेक्ट आता है ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू द डिपेंडेंट वेरिएबल उसको स्टडी करता है। फिर एक्सपेरिमेंटल है जिसमें एक कंट्रोल कंडीशंस में, कंट्रोल सिचुएशन में हम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करके डिपेंडेंट वेरिएबल पे उसका साथ देखते हैं। और फर्दर बेटा हम जिस स्टडी की बात करने जा रहे हैं आज उसका ताल्लुक बेटा एक्शन रिसर्च से है। और एक्शन रिसर्च जो है ये इट इज़ अ रिसर्च ऑफ द person who may be a teacher, who may be a administrator or who may be just a researcher। तो मोस्टली बेटा ये जो एक्शन रिसर्च होती है
ये आपके उन इदारों में की जाती है जहाँ पे, अगर हम अपने एजुकेशन सेटअप में देखें तो हमारे जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके जो साथी हैं, उनके जो मैनेजर्स हैं, वो लोग बेटा इसको ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं, इसको ज़्यादा स्टडी करते हैं और वही ज़्यादा मोस्टली कंडक्ट करते हैं। तो ये एक ख़ास तरह का प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है आपकी सिचुएशन में, आपके इन्वायरमेंट में, जिसको आप आइडेंटिफाई करते हैं और थ्रू एक्शन सर्च उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एक्शन रिसर्च, क्योंकि इसका स्कोप बहुत लिमिटेड होता है। जस्ट अ क्लासरूम, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ अपने वर्ड्स, इसका स्कोप बहुत लिमिटेड होता है, जस्ट लाइक अ क्लासरूम, कि हम एक क्लास पढ़ा रहे हैं, उर्दू की, इंग्लिश की, साइंस की, मैथ की, बायो की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, कोई भी हमारा सब्जेक्ट है और मैं क्लास टीचर हूँ। तो मैं ये देखता हूँ कि बच्चों के जो कुछ बिहेवियरल इश्यूज़ हैं या कुछ डिसिप्लिनरी इश्यूज़ हैं या कोई लैंग्वेज इश्यूज़ हैं या कोई उनके स्लो लर्निंग के इश्यूज़ हैं या उनके कोई ख़ास कोई भी एक एरिया हो सकता है जिसके अंदर वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, उस चीज़ को बेटा मैं आइडेंटिफाई करके उस पर फिर मैं अपना जो है ना वो कोशिश करता हूँ कि वो जो ख़ास तरह के अंदर उनके अंदर ड्रॉ उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं या इश्यूज़ हैं, उनको ख़ास तरीक़ों से रेमेडी से उनको मैं गुजारूँ और उसके बाद वो प्रॉब्लम जो है ना वो सॉल्व हो जाए और बच्चे उसमें बेहतर हो जाएँ। ठीक है? मसलन एक क्लास आपके पास आती है, उसका उनका मैथमेटिक्स बहुत कमज़ोर है, तो उसकी ख़ास वजह भी हो सकती है, हिस्टोरिकल रीज़न भी हो सकती है कि उनको पीछे से सही तरह नहीं पढ़ सके या वो उनको अच्छा टीचर नहीं मिला या उस पे ज़्यादा तवज्जो नहीं की गई बच्चों पे, या उनको फ्री हैंड दिया दिया गया या उनको मैथ जो है वो वैसे ही मुश्किल लगता है। बहुत से रीज़न हो सकती हैं। तो आप उस प्रॉब्लम को देखते हुए कि उनका इंटरेस्ट कम है या उनका एटीट्यूड कम है टुवर्ड्स लर्निंग मैथमेटिक्स, तो आप उनका एटीट्यूड बढ़ाने के लिए या उनका इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए ख़ास तरीके जो है ना अडॉप्ट करते हैं, कोई ख़ास तरीक़ों से उसको करने की कोशिश करते हैं। वो जो भी तरीके आप बेटा अपनाते हैं वो सर्च बन जाती हैं और सबसे पहले उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफ़ाई करना और उसके बाद उसके प्रॉब्लम को उसके बारे में हाइपोथेसाइज़ करना कि ये इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं और फिर उसके बारे में हम डाटा कलेक्शन करते हैं और डाटा कलेक्शन के बाद फिर डाटा एनालिसिस है। डाटा एनालिसिस के बाद ये सारा बेटा काम होता है कि हम फाइंडिंग्स और कंक्लूजन की तरफ मूव करते हैं। तो एक्शन सर्च जो होती है in education is any systematic inquiry conducted by the teachers themselves, principals, school counselors, or other stakeholders in the teaching learning environment that involves gathering information about the ways in which their particular schools operate and the teachers teach and the student learn. तो ये आपके अपनी क्लास के बारे में भी हो सकती है, किसी और क्लास के बारे में भी हो सकती है, तो ये दोनों फॉर्मेट में एग्जिस्ट कर सकती है। बट मोस्टली ये ऐसा होता है कि जो आपका अपना स्कूल होता है, जो आपका अपना क्लासरूम होता है, अगर आप स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो ज़ाहिर बात है तमाम क्लासेस आपकी क्लासेस हैं और अगर आप एक स्कूल क्लास के इंचार्ज हैं तो उसी क्लास के अंदर रहते हुए बेटा आप उसको कंडक्ट करते हैं। तो दैट इज़ अबाउट एक्शन रिसर्च। और ये अगर हम देखें तो ये 3 बड़े लेवल्स पे हो सकती है। ये इंडिविजुअल टीचर खुद भी कर सकता है और इसमें स्कूल स्कूल भी इन्वॉल्व हो सकता है और इसमें कोई पार्टिकुलर जो डिपार्टमेंट है, रिसर्च डिपार्टमेंट है, वो भी इन्वॉल्व हो सकता है। तो ये किसी बेस पे भी हो सकती है। बेसिक जो पर्पज़ है एक्शन बेस्ड रिसर्च का वो ये है कि हम जो हैं एक ऐसा तरीका अडॉप्ट करें जिससे हम डे टू डे जो प्रॉब्लम्स आते हैं स्कूल के अंदर स्टूडेंट्स को और एडमिनिस्ट्रेशन को, उनको हम सॉल्व कर सकें और अपनी टीचिंग और लर्निंग और इंस्ट्रक्शन को बेहतर कर सकें और उसकी इफेक्टिवनेस को इंक्रीज कर सकें। ये सबसे बड़ा पर्पज़ होता है आपके एक्शन सर्च का। और इसको मोस्टली मैंने बताया कि हम जो टीचर्स होते हैं खुद ही करते हैं और खुद ही इसके बारे में अपनी फाइंडिंग्स बनाते कलेक्ट करते हैं और फिर दूसरों के साथ शेयर करते हैं। तो बेटा ये रिसर्च एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे लोगों की कंट्रीब्यूशन है और उन कंट्रीब्यूशंस की वजह से हम बेटा आज तक यहाँ तक पहुँचे हैं कि हमारे पास ये जो नॉलेज है, चाहे फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, बायो का है, मैथ का है, सोशल साइंसेस में साइकोलॉजी है, एजुकेशन है, सोशल वर्क है, सोशियोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, जितने भी एरियाज़ हैं, चाहे वो लैंग्वेज है, जितने भी एरियाज बेटा इसमें हज़ारों लोगों की जो है ना वो जो है ना वो एफर्ट शामिल है इंसानों की। उसके बाद बेटा ये नॉलेज कैमुलेट होके हमारे तक पहुंचा है जिससे हम सब मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और इसमें मज़ीद रिसर्च नो डाउट कि ये जो सेंचुरी है 21st सेंचुरी, ये रिसर्च की सेंचुरी और इसमें जिस तेज़ी से रिसर्च हो रही है और जिस तेज़ी से इसमें इनोवेशन आ रही है उसमें इसकी कोई मिसाल नहीं है। और ये पिछली सदियों में जो रिसर्च होती रही है उससे बहुत फास्ट है, उससे बहुत आगे है। और जितनी पिछले यानी 21st आज 2021 आ गया, 21 सालों में जितना हम चीज़ों को नॉलेज को एक्सप्लोर कर चुके हैं और जितनी हम डेवलपमेंट कर चुके हैं बेस्ड ऑन आवर साइंटिफिक एंड अदर सर्चेज, तो उसमें इसकी एग्जांपल नहीं मिलती। जितना ये काम करना आसान हो गया है और जितना हमारी एक्सेस हो गई है रिसोर्सेज तक, शायद ये कभी पॉसिबल नहीं था। ये सब एक ख्वाब नज़र आता है जब हम लोग यूनिवर्सिटीज़ में थे इन 2004, 2005, 2006, 2003,
उस वक्त बेटा सिचुएशंस और थी। अब जब आप 20 साल बाद, तकरीबन 18 साल बाद आप लोग यूनिवर्सिटीज़ में हैं, तो आपके लेवल पे चीज़ें और हैं, और आपके एक्सेस में जो रिसोर्सेज हैं वो और तरह से हैं। तो इसलिए दुनिया जो है ग्लोबल विलेज बन गई है, और हर तरह की इंफॉर्मेशन बेटा सिंगल क्लिक पे और सिंगल पेज पे आपको मिल जाती है, और इस पर काम करना इंतहाई आसान हो गया है। तो बहरहाल ये सारी इसकी पर्पसेस हैं जिसकी वजह से हम एक्शन सर्च जो है ना वो करते हैं। और ओके, अब आपकी तरफ में आता हूँ। आपकी बेटा जो एक्शन सर्च है, इट इज कंडक्टेड बाय द प्रैक्टिशनर्स टू ब्रिंग इम्प्रूवमेंट इन देयर प्रैक्टिसेस। तो बेसिक जो कोर पर्पस है आपके रिसर्च का, जस्ट टू इम्प्रूव द प्रैक्टिसेस, कि जो भी हम कर रहे होते हैं उसको हम मजीद बेहतर कर सकें। टीचर एंड टीचर एजुकेटर्स कंडक्टेड एक्शन सर्च फॉर इम्प्रूविंग देयर ओन टीचिंग। हम अपना टीचिंग मेथड जो है, टीचिंग स्टाइल जो है, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ब्रिंगिंग डिजायर मॉडिफिकेशन इन द बिहेवियर ऑफ देयर स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट टीचर्स। और आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर बिहेवियर्स जो उनके होते हैं उसके अंदर डिज़ायर चेंजेस लेके आना चाहते हैं। बेसिकली बेटा जो चेंज इन बिहेवियर इसको हम लर्निंग कहते हैं। जब हम डिफाइन करते हैं लर्निंग को, तो वी से दैट लर्निंग इज द परमानेंट चेंज इन बिहेवियर और रेलेवेंट परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। कि आपके जो बिहेवियर के अंदर चेंज आता है उसको बेटा हम लर्निंग कहते हैं। और डिज़ायर चेंज को लाने के लिए जो मॉडिफिकेशन की जाती है उसको बेटा हम एक्शन सर्च के हिसाब बना सकते हैं। ब्रिंगिंग इंप्रूवमेंट इन द परफॉर्मेंस of the tasks on duties assigned to them, and that teaching and behavior modification। तो जो हमारे ओवरऑल परफॉर्मेंस है बेटा स्टूडेंट्स की, टीचर्स की, उसकी बेहतरी के लिए भी हम एक्शन सर्च कंडक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि जो अगर हम नीड एंड इम्पोर्टेंस के वाले से देखें एक्शन सर्च की, डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक आउटलुक। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा जो टीचर्स हैं, हेड्स हैं, मैनेजमेंट हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, एक उनके साइंटिफिक आउटलुक हो कि जैसे एक सोशल साइंटिस्ट होता है वो जिस तरह सोचता है फैसले लेता है। एंड सोल्यूशन ऑफ एजुकेशन प्रॉब्लम्स, और हमारे जो की प्रॉब्लम्स हैं, की इश्यूज हैं अपने बुक से रिलेटेड, करिकुलम से रिलेटेड, टीचिंग मेथड से रिलेटेड, एग्जामिनेशन से रिलेटेड, और जो भी हमारा डिसिप्लिन है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, बैकवर्डनेस है, डी तो ये सारी चीज़ें जो आपकी है, आपके रिलेटेड जितने भी ये प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, इन सब को हम फाइंड आउट करके उनको हम फिक्स करके उनको आइडेंटिफाई करके इश्यूज को उनको उन पे फिर हम फर्दर डाटा कलेक्शन करके अपना जो भी सर्च है कंडक्ट कर सकते हैं, एक्शन सर्च। और इससे हम मुफीद जो हैं अपनी फाइंडिंग्स और कंक्लूजन दुनिया के साथ शेयर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि जो इम्प्रूव ऑफ एजुकेशन सिस्टम, हम अपने जो सिस्टम ओवरऑल सिस्टम एजुकेशन का, उसको भी इससे इम्प्रूव कर सकते हैं। और जो भी इसके अंदर डिफेक्ट्स पैदा होते हैं और डेविएशंस पैदा होती हैं सिस्टम के अंदर, उनको हम बेहतर कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। और एप्लीकेशन ऑफ रिजल्ट्स हैं, एक्शन सर्च इज यूजफुल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रिजल्ट्स ऑब्टेन। रिजल्ट्स आर द इम्प्लाइड एंड इम्प्लीमेंटेड बाय द पर्सन्स एंगेज इन द वर्क। तो हम जो भी हमारे रिजल्ट्स आते हैं उसको भी हम अप्लाई कर सकते हैं, और उससे भी हम फ़ायदा उठा सकते हैं कि जो जो भी आपकी स्टडीज़ आती हैं फर्दर, उसके दूसरे लोग भी उससे बड़ा फ़ायदा उठाते हैं जब एक्शन सर्च करते हैं। तो बहुत सारे ये बाकायदा रिसर्च जर्नल्स हैं दुनिया के अंदर एक्शन सर्च के नाम से, और वहाँ पे आपकी जो एक्शन सर्च सर्चेज हैं पब्लिश होती हैं। और फर्दर ये है कि आपको इसमें बहुत बहुत वाइड एरिया है एक्शन सर्च का। नेचर स्कोप में इसका एरिया कम है, लेकिन ओवरऑल इसके बेटे जो नेचर है इस रिसर्च की और इसकी जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस है वो बहुत बड़ी है। और इसमें बहुत वर्ल्ड वाइड बहुत काम हो रहा है दुनिया के अंदर, और बहुत सारे जो एक्शन सर्चर्स हैं वो अपना काम दुनिया में शेयर करते हैं, और बहुत सारे जो इश्यूज होते हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनके जो भी वो प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो उससे ये होता है कि बहुत सारे जो सोल्यूशन हमें मिलते हैं दूसरी सेटिंग्स में, उन्हें हम रेप्लिकेट कर सकते हैं बेटा अपने इन्वायरमेंट में भी, और उसी तरह के रिजल्ट्स हम अपने अंदर भी पैदा कर सकते हैं, बेहतरियाँ ला सकते हैं। देन हम देख सकते हैं a teacher may also help a student in acquainting with the global significance in their professional life in the following ways। तो इसका भी बेसिक पर्पज यही है कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, पूरी दुनिया में रिसर्चर जो है कैसे अपने प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके और उनके जो एक प्रोसेस से गुजर के कैसे अपने जो सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं। तो वैसे बेटा जो सॉल्यूशंस हैं हम अपने एनवायरनमेंट में पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ इलाकों में हम उनको इम्प्लीमेंट करके डिस्ट्रिक्ट क्रॉस डिवीजन, क्रॉस डिवीजन्स, और प्रोविंसेस क्रॉस प्रोविंसेस, नेशनल लेवल पे, डिविजनल लेवल पे, प्रोविंसेस लेवल पे बेटा हम देख सकते हैं उनके जो भी इम्प्लीकेशन फर्दर आती हैं, और अपने जो अपने एनवायरनमेंट उसको बेहतर कर सकते हैं। So it improves improvement in the teaching learning process. Action search helps in solving
day-to-day classrooms and administration problems. It helps in improving methods of teaching, learning, making effective use of audio-visual aids, improving methods of organizing co-curricular activities. मैंने पहले भी गाइड किया है कि इससे ये तमाम एरियाज में बेहतरी लाई जा सकती है, चाहे ईवीएट का बेटर यूज़ है, को-करिकुलर एक्टिविटीज़ का इफेक्टिव जो उसके ऑर्गेनाइजेशन है, उसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स हैं, और ओवरऑल जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, इन सबको बेटा हम बेहतर कर सकते हैं। फर्दर हम देख सकते हैं कि सॉल्विंग प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इन डिसिप्लिन, अगर कोई डिसिप्लिनरी इशूज़ उनको बेहतर किया जा सकता है। सॉल्विंग प्रॉब्लम रिलेटेड टू सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन एंड वैल्यूएशन, हमारा जो भी असेसमेंट है और आपकी जो वैल्यूएशन है, एग्जामिनेशन है, और उसके रिलेटेड जो बेटा इशूज़ आते हैं उनको बेहतर किया जा सकता है। एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑफ बैकवर्डनेस, ये बातें पहले भी आपके साथ की हैं कि किसी वजह से हमारे इदारे जो जिसके अंदर एक जदीद लुक नहीं है या जदीदियत मॉडर्निटी नहीं है, उस चीज़ से हम बेटा छुटकारा हासिल कर सकते हैं, अपनी बैकवर्डनेस ख़त्म कर सकते हैं। एंड इम्प्रूविंग अटेंडेंस, बच्चों की अटेंडेंस इंप्रूव की जा सकती है। ब्रिंगिंग प्रोफेशनल इंप्रूवमेंट एंड एक्सीलेंस एंड वैल्यूएशन, अगर ऐसे इदारे जहाँ पे बेटा रिसर्च होती है वो अपने जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, इम्प्रूवमेंट है, वो करते हैं, और अपनी जो मेयारात हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, उनको इंक्रीज़ करते हैं, और हेल्थ जो इन्वायरमेंट है, क्रिएटिंग हेल्दी इन्वायरमेंट फॉर टीचिंग एंड लर्निंग, और एक अच्छी अच्छी हेल्दी इन्वायरमेंट, कंडीसिव लर्निंग इन्वायरमेंट जो है ना पैदा की जा सकती है। तो ये सारी बातें बेटा हमने की हैं। तो अगर हम इसकी इम्प्लीकेशन करें एक्शन सर्च की एजुकेशन के अंदर, तो हम क्या देखते हैं कि एजुकेशन में कैसे इसका बेटा यूज़ होगा। तो यहाँ सबसे पहले बेटा इसकी जो डेफिनेशन है, इसके ऊपर एक आपको ना एक पिक्चर दी गई है, इस पर ज़रा गौर करेंगे। यू इफ़ यू फोकस ऑन दिस पिक्चर, कि आप बेटा प्लान करते हैं, फिर एक्ट करते हैं, फिर ऑब्जर्व करते हैं, फिर रिफ्लेक्ट करते हैं। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सबसे पहले प्लान करते हैं कि हमने करना क्या है, और उसके मुताबिक जो भी हम सोचते हैं उसको फिर एक्ट करते हैं, उसको सोच को, उस प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं, और उसके मुताबिक फिर अपने ऑब्जर्वेशन लेते हैं, और ऑब्जर्वेशन के बेस पे फिर जो भी हमारा डाटा आता है उसको फिर हम रिफ्लेक्ट करते हैं, दूसरों से शेयर करते हैं, और दोबारा फिर प्लानिंग प्रोसेस में चले जाते हैं। तो ये बेटा एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, इट्स नॉट अ वन वे प्रोसेस और वन टाइम प्रोसेस, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, और इसमें कंटिन्यूम है। इसमें हम बेहतरी का बेटा जो सिलसिला है वो हमेशा जारी और सारी रहता है, और इसके लिए फिर हमें बेटा ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की जो है ना वो ज़रूरत पड़ती है, और उसके मुताबिक फिर हम जो है आगे बढ़ते हैं। तो you can watch out on the screen that action search is a process in which participants examine their own education practice systematically and carefully using the techniques of research. So it is one of the best definition of action search. Very simple definition: the process in which participants examine their own education practices, कि वो क्या कैसे कर रहे हैं, टीचिंग मेथड क्या है, टीचिंग स्टाइल क्या है, और वो किस तरह से जो है ना सिस्टम को चला रहे हैं, अपनी क्लासरूम को टीचिंग कैसे कर रहे हैं, और उसको सिस्टमेटिकली केयरफुली करते हैं। और इसके लिए अब वो कोई ना कोई टीचिंग टेक्निक को रिसर्च करते हैं, वो क्वेश्चनर कर सकते हैं, इंटरव्यू कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। तो कोई सी भी जो टेक्निक ऑफ रिसर्च है उसको यूज़ करके ये रिसर्च कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम देखें, व्हेन डू यू यूज़ एक्शन सर्च, कब हमें बेटा एक्शन सर्च यूज़ करने किस अप्लाई करने की ज़रूरत है। टू सॉल्व एन एजुकेशन प्रॉब्लम, जब भी हमें कोई ऐसा एजुकेशन प्रॉब्लम जिसका ताल्लुक आपके क्लासरूम या स्कूल सेटिंग के साथ है, उसको हमें सॉल्व करना है, तो हम इस एक्शन सर्च को हम यूज़ कर सकते हैं। नंबर टू, टू हेल्प एजुकेटर रिफ्लेक्ट देयर ओन प्रैक्टिस, और दूसरा ये कि हम जो एजुकेटर, हम लोग जो बेटा टीचर होते हैं, जो वो कर रहे होते हैं विद इन द क्लासरूम, उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसको दूसरों के साथ शेयर करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इससे दूसरे लोगों को पता चलता है दैट हाउ वी आर स्पेंडिंग टाइम इन द क्लासरूम। थर्ड लेवल पे हम देख सकते हैं टू ड्रेस स्कूल वाइड प्रॉब्लम्स, और स्कूल के अंदर जो बेटा इश्यूज आते हैं ओवरऑल स्कूल के अंदर, एक तो क्लासरूम के अंदर इश्यूज है ना बीइंग अ टीचर, और दूसरे बेटा स्कूल के अंदर भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं। बच्चे बुलिंग करते हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, फाइटिंग करते हैं, बच्चे अनडिसिप्लिनरी एक्शंस करते हैं, डिसिप्लिनरी एक्शंस करते हैं, और इसके अलावा बच्चों को अटेंडेंस के इश्यूज होते हैं, ड्रॉप आउट के इश्यूज होते हैं, और बच्चों के रेगुलरिटी के इश्यूज होते हैं, और बच्चों के बहुत सारी ग्रुपिंग होती है, विद इन ग्रुपिंग। तो ये बहुत सारे मसाइल होते हैं स्कूल के अंदर, हम देख सकते हैं फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं बच्चों को, और बहुत सारे इश्यूज होते हैं जो कि साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करते हैं। तो उन ऐसे प्रॉब्लम्स को भी हम एक्शन सर्च के थ्रू बेटर रिजॉल्व कर सकते हैं। एंड व्हेन टीचर्स वांट टू इम्प्रूव देयर प्रैक्टिस, और जब हम खुद चाहते हैं कि भी हम अपने अंदर बेहतरी लेके आना चाहते हैं, तो ये चार एरियाज हैं जहाँ पे हम एक्शन सर्च को इस्तेमाल करके अपने लिए फ़ायदा उठा सकते हैं।
Then we see a problem that will have immediate benefits for a single teacher. हम ऐसे बेटा प्रॉब्लम को, ऐसे इशू को सिग्निफिकेंटली ऐसे इशू को आइडेंटिफाई करेंगे जहाँ पे एक टीचर इन्वॉल्व होता है और जस्ट या कोई एक स्कूल इन्वॉल्व होता है या कोई कम्युनिटी इन्वॉल्व होती है। तो हम किसी एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसके सोल्यूशन पे अपना टारगेट करेंगे, फोकस करेंगे, ताकि उसका कोई ना कोई हमें जो है ना वो रिजल्ट मिल जाए। देन हम देख सकते हैं अगेन वन मोर डेफिनेशन दैट एक्शन सर्च कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ फॉर्मूले ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजीज विच pursue action means change and research means understanding at the same time। यानी एक ऐसी रिसर्च है जिसमें हम एक्शन और रिसर्च दोनों काम कर रहे होते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एक्शन रिसर्च, जिसमें हम चेंज लेके आते हैं, उस चेंज को स्टडी करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करने को करते हैं, कोशिश करते हैं थ्रू रिसर्च। यानी दोनों काम साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं, इसलिए बेटा हम इसको एक्शन सर्च का नाम देते हैं। अच्छा, इसमें कुछ की टॉपिक्स हैं। पर्पस एंड यूजेस ऑफ एक्शन सर्च के बारे में हमने बहुत सारी बातें की हैं। अब फर्दर हम देखेंगे टाइप्स कौन सी होती हैं एक्शन सर्च की, और इसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं जिसकी वजह से इसे हम एक्शन सर्च कहते हैं, एंड व्हाट आर द स्टेप्स इन कंडक्टिंग एन एक्शन सर्च, और इसमें क्या प्रोसीजर होगा, उसके क्या स्टेप्स होंगे। देन फाइनली हाउ शुड वी वैल्यूएट एन एक्शन सर्च, और एक्शन सर्च को फिर कैसे हम वैल्यूएट करेंगे। दीज आर पार्ट ऑफ योर एक्शन सर्च। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी व्हाट इज एक्शन सर्च। एक्शन सर्च इज एन इंक्वायरी or a research in context of focus efforts to improve the quality of a practice। यानी हम जो काम कर रहे हैं किसी खास प्रैक्टिस से, किसी खास मामूल से, किसी खास मेथड से, उसको हम बेहतर करना चाह रहे हैं, उसकी क्वालिटी को बेहतर करना चाह रहे हैं, और उस पर्पज़ के लिए बेटा हम फिर खास कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एक्शन सर्च परफॉर्म करते हैं। We also say that it is typically designed and conducted by the practitioners who analyze the data to improve their own practice। तो ये जो बेटा प्रैक्टिशनर्स हैं, ये मैं और आप लोग हैं, चाहे वो मैनेजर्स हैं, चाहे वो टीचर्स हैं, और हमने बेटा अपने अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रूव करने के लिए, बेहतर करने के लिए हम एक्शन सर्च करते हैं और उसको डिज़ाइन करते हैं, फिर कंडक्ट करते हैं। वी आल्सो सी दैट एक्शन सर्च कैन आल्सो बी डन बाय द इंडिविजुअल्स और बाय द टीम्स और ऑफ द कलीग्स। तो ये कुछ लोग, ज़्यादा लोग मिलकर भी कर सकते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल भी कर सकते हैं, और दो या दो से ज़्यादा साथ साथ आपस में मिलकर भी कर सकते हैं। और दिस टीम अप्रोच इज आल्सो कॉल्ड कोलैबोरेटिव इंक्वायरी, और इसको हम बेटा कोलैबोरेटिव इंक्वायरी का नाम देते हैं, जिसमें मुख्तलिफ लोग मिलकर इंक्वायर करते हैं और किसी खास प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। We further see that action search has a potential to generate genuine and sustained improvement in the school। तो इसके थ्रू बेटा हम एक genuine improvement लेके आते हैं अपने स्कूल के अंदर, और उसे सस्टेन करते हैं ज़्यादा देर के लिए, वो फिर कायम रहती है जब हम बेटा इसको एक्शन सर्च के थ्रू प्रॉपरली डिज़ाइन करके इसको कंडक्ट करते हैं। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जो भी हमारे रिजल्ट्स आएंगे, फाइंडिंग्स आएंगी, और जब हम उसको इम्प्लीमेंट जब भी करते रहेंगे, तो उससे हम अपनी जेन्युइन इम्प्रूवमेंट की तरफ आएंगे और सस्टेनेबल इम्प्रूवमेंट की तरफ से आएंगे, जिससे वो इम्प्रूवमेंट ज़्यादा अरसे के लिए कायम रहेगी और ज़्यादा देर चलेगी। Then we see what are the basic characteristics of action search. Why we name it action search? Because it has a particular focus। इसमें बेटा एक ही कंसेप्ट को और एक ही इशू को जो है ना हम टारगेट करते हैं, और दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एन एक्शन सर्च, कि इसमें सिर्फ एक ही एरिया को फोकस किया जाता है। और इसको फर्दर हम एक्सप्लोर करेंगे जब हम इसकी एग्जाम्पल्स की तरफ जाएंगे, और जब हम अपने टॉपिक्स को फाइनलाइज करेंगे, फिर हम देखेंगे कि भाई ये कैसे एक एक एरिया में जाके हम इस पर काम करते हैं। देन द एजुकेटर, टीचर्स, रिसर्चर्स ऑन प्रैक्टिस। और आपका जो एजुकेटर है, रिसर्चर है, जो खुद रिसर्चर भी है, टीचर भी है, वो अपनी प्रैक्टिस को बेहतर करने के लिए एक्शन सर्च कर रहा होता है, ताकि बच्चों को जो इश्यूज आ रहे होते हैं, या बच्चे जो भी प्रॉब्लम फेस करते हैं, उनको बेटा उनकी हेल्प की जा सके और उस प्रॉब्लम से छुटकारा हासिल किया जा सके, और अपनी लर्निंग को बच्चों की बेहतर किया जा सके या इम्प्रूवमेंट किया जा सके। देन टू डेवलप कोलैबोरेशन विद अदर कोलीग्स। तो हम बाज़ दफ़ा बेटा एक्शन सर्च के लिए मुशावरत करते हैं, बाज़ दफ़ा हम टीम प्लान भी करते हैं, और समटाइम पीयर वर्क करते हैं। तो बाज़ दफ़ा हम कोई एक कलीग साथ बुला लेते हैं पीयर वर्क के लिए, समटाइम एक से ज़्यादा लोगों को एज अ टीम बना लेते हैं। तो एज अ होल ये कोलैबोरेटिव एक्टिविटी बन जाती है, जिसमें मुख्तलिफ लोग अपनी राय देती हैं कि किस तरह से हम इन प्रॉब्लम्स को आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं और कौन कौन से तरीके अपनाए जा सकते हैं। देन डायनामिक प्रोसेस है बेटा, जो कि चेंज होता रहता है। देयर इज़ नॉट अ सिंगल वे टू रीच द कंक्लूजन एवरी टाइम। तो ये डायनामिक प्रोसेस है, जिसके अंदर बहुत सारी इनोवेशंस भी आती हैं, चेंजेस आती हैं, एंड इट इज़ अ प्लान ऑफ एक्शन। तो ये हम ये कहते हैं, इसको कहते हैं कि एक तरह का प्लान होता है। जैसे हम एक प्लान बनाते हैं, कोई भी प्लान बनाते हैं, तो इट इज़ अ प्लान ऑफ एक्शन टू बी इम्प्लीमेंट, कि हम सोचते हैं कि ऐसा करेंगे तो ये बेहतर हो जाएगा, फिर हम उसको करके देखते हैं, और ऐसा अगर उससे कोई इम्प्रूवमेंट आती है,
तो फिर हम इसको बेटा उसको दुनिया के साथ शेयर करते हैं। और फिर लास्ट में बेटा शेयरिंग रिसर्च है, जिसका ताल्लुक बेटा ये है कि जो भी आप अपने एक्शन सर्च के थ्रू फाइंड करते हैं और जिस प्रोसेस से जिन प्रोसीजर से आप गुजरते हैं और उसके नतीजे में जो भी चेंजेस आती हैं उनको फिर आप बेटा रिफ्लेक्ट करते हैं और अपने इन राइटिंग लेके आते हैं और फिर दुनिया के साथ उसको बेटा शेयर करते हैं। यही काम आपने करना है बेसिकली। दैट इज़ अ जॉब दैट यू हैव टू कंप्लीट, यू हैव टू डन बेसिकली, यू हैव टू डू, कि आपने एक किसी एक प्रॉब्लम को फोकस करना है और उस पर फिर आपने बेटा उस पर डाटा कलेक्शन करनी है हमने। तो ये चूंकि आपने खुद ही करना है तो ये कोलैबोरेटिव तो नहीं होगा, ये आपका पर्सनल होगा। और ये एक डायनेमिक प्रोसेस, चाहे एक प्रॉब्लम पे 2 लोग, 3 लोग या 4 लोग भी काम कर रहे हैं तो हर एक का अपना अपना डाटा होगा। और इसका जो प्लान ऑफ एक्शन है ये हम सोचेंगे हम कैसे करेंगे, तो वो हमारा प्लान ऑफ एक्शन होगा। और इसकी जो भी फाइंडिंग्स आएंगी, कंक्लूजन आएंगे, फिर हम इसको शेयर करेंगे अपने मैनुअल्स में और जो भी इसके अंदर चेंजेस हैं वो वहाँ बताएंगे। तो होपफुली आपको एक्शन सर्च की अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग होगी होगी। एक्शन सर्च इज सर्च दैट any of us can do or on his or own practice to improve it। तो ये बेटा हम में से कोई भी कर सकता है। जब हम टीचर हैं तो हम में से कोई भी इस चीज़ को कंडक्ट कर सकते हैं। और कैन बी कनेक्टेड विद द सिस्टम्स ऑफ गाइडेंस ऑफ प्रोफेशनल रिसर्चर्स। और जो प्रोफेशनल्स हैं जैसे हम लोग हैं, हमारी आप सिस्टम से भी कर सकते हैं और खुद से भी कर सकते हैं। और इसका कोर पर्पज बेटा अपनी स्ट्रेटजीज को इम्प्रूव करना, प्रैक्टिस को इम्प्रूव करना, नॉलेज को इम्प्रूव करना और इन्वायरमेंट को बेहतर करना, ये इसके बेटा शामिल है। और फर्दर हम देख सकते हैं कि इफ़ वी सी कोलैबोरेशन, तो कोलैबोरेशन टीम में बेटा स्टूडेंट्स हैं, कम्युनिटी स्टेक होल्डर्स हैं। क्योंकि बेटा आपका डायरेक्ट कलर स्टूडेंट्स के साथ होता है और उनकी वजह से उनके पेरेंट्स के साथ होता है। और फिर एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं जो कि सिस्टम का हिस्सा हैं। और अदर दैन एडमिनिस्ट्रेटर स्टाफ होता है, टीचर्स हैं। तो ये सारे बेटा आपस में कोलैबोरेट करते हैं, फिर आपका सिस्टम ऑफ एजुकेशन चलता है। बेसिकली तो ये बेटा सारे स्टेक होल्डर्स हैं हमारे सिस्टम ऑफ एजुकेशन के, और इन सब का इनपुट ज़रूरी है सिस्टम में। और उस इनपुट की बेस पे फिर जो आउटपुट होगा वो स्टूडेंट्स की इंप्रूवमेंट होगा, बेहतरी होगी, उनके लर्निंग में बेहतरी होगी और उनकी जो प्रैक्टिकबिलिटी है उनके नॉलेज की वो उसमें चेंजेस आती हैं, बेहतरी आती है। अच्छा करिकुलम सामने आता है, अच्छी प्रैक्टिस, अच्छे स्टूडेंट्स का अच्छा लेवल ऑफ डेवलपमेंट सामने आता है। और चाहे कोग्निटिव है, सोशल है, मॉरल है, या जो भी है, तो ये सारे ओवरऑल उनकी पर्सनैलिटी हमें ग्रूम नज़र आती है। तो ये सब की जो कोलैबोरेशन है दैट इज़ रिक्वायर्ड। और नेक्स्ट हम देख सकते हैं टेक्सोनॉमी ऑफ एक्शन सर्च डाटा कलेक्शन टेक्निक्स। तो इसमें बेटा ये 3 तरह के हमारे पास टेक्निक्स नज़र आती हैं। एक्शन सर्च डाटा जो है टेक्निक्स 3 तरह की हैं, इसे हम 3 E's का नाम देते हैं। और उसमें फर्स्ट ई जो है दैट इज़ रिलेटेड टू एक्सपीरियंसिंग। एक्सपीरियंसिंग का बेटा मतलब होता है वट एवर इज कमिंग इन योर इन योर थ्रू योर सॉर्ट ऑफ 5 सेंसेस। उसको बेटा हम एक्सपीरियंस कहते हैं, जिसको आप ऑब्जर्व करते हैं या आपके जो 5 सेंसेस के थ्रू आप तक नॉलेज आता है वो बेटा आपका एक्सपीरियंस होता है। और जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, आप लिसन कर रहे होते हैं, आप वॉच आउट कर रहे होते हैं, आप स्मेल करते हैं, आप टेस्ट करते हैं, ये बेटा आपका एक्सपीरियंस होता है। तो इसमें आपका जो इसमें मोस्टली ये कहते हैं कि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, वॉच आउट कर रहे हैं। और इसमें पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है और पैसिव ऑब्जर्वेशन है। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन बेटा ये होती है जिसे हम एक्टिव ऑब्जर्वेशन कहते हैं। एक्टिव पार्टिसिपेशन में ऑब्जर्वर एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है खुद उनके साथ जिनको वो ऑब्जर्व कर रहा होता है। और पैसिव ऑब्जर्वेशन में ये होता है कि आप जो है ना वो ऑब्जर्व तो कर रहे हैं लेकिन उसमें आप खुद इन्वॉल्व नहीं होते, बल्कि आप पैसिव होते हैं। आप जैसे उसके वॉच आउट करते हैं, चाहे कैमरा के थ्रू चाहे खुद से, लेकिन आप उस एक्टिविटी का हिस्सा नहीं होते हैं। इंक्वायरी जो है ये आपका जो आप इंक्वायर करते हैं फ्रॉम बाय आस्किंग थ्रू लिटरेचर व्यू, स्ट्रक्चर, फॉर्मल इंटरव्यूज, क्वेश्चनियर्स, आपके जो एटीट्यूड स्केल्स हैं, स्टैंडर्डाइज टेस्ट हैं, इससे आप इनको इंक्वायरी करते हैं जो आपके ये टूल्स हैं डाटा कलेक्शन के। और इसमें इंटरव्यूज़ भी हैं, इंटरव्यू प्रोटोकॉल्स हैं, क्वेश्चनर्स हैं, और इसके अलावा जो एस्टैब्लिश एटीट्यूड स्केल्स हैं और स्टैंडर्ड टेस्ट हैं, ये सारे के सारे बेटा आपके डाटा कलेक्शन के तरीके हैं। और फर्दर बेटा एग्जामिनिंग है बाय यूजिंग रिकॉर्ड। इसमें जो आपके आर्कीवल डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी ऐसे डॉक्यूमेंट जो कि आपके आपके पास मौजूद होते हैं किसी चीज़ के बारे, जिसे जो जो बहुत बल्क में हो सकते हैं। और रिसर्च जर्नल्स हैं आपके, आपके मैप्स हैं, ऑडियो वीडियो टेप्स हैं, इस तरह की कोई और आर्टिफैक्ट चीज़ें हो सकती हैं, या फिर फील्ड नोट्स हो सकते हैं जिनको स्टडी करके आप एग्जामिन करके आप चीज़ों को डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं और उसको एनालाइज कर सकते हैं। तो ये 3 एज हैं। एक्सपीरियंसिंग यानी जिसमें आप खुद इन्वॉल्व होते हैं, इंक्वायरिंग जिसमें आप डिफरेंट रिसर्च टूल्स यूज़ करते हैं, डाटा कलेक्शन टूल होते हैं, इंटरव्यू का चाहे वो अनस्ट्रक्चर्ड हो, स्ट्रक्चर्ड हो, इनफॉर्मल हो, क्वेश्चनर हो,
ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड, वॉट एवर, और एडिक्यूटिव स्केल्स और स्टैंडर्ड टेस्ट, और फिर एग्जामिनिंग these all kind of already written material we have in terms of archival document, जिसके अंदर न्यूज़पेपर्स हो सकती हैं, बुक्स हो सकती हैं, ठीक है, और जैसे जर्नल्स, मैप्स, ऑडियो विजुअल एड्स, टेप्स हैं, ऑडियो कैसेट्स हैं या ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, आर्टिफैक्ट्स, मुख्तलिफ तरह की चीज़ें हो सकती हैं, फील्ड नोट्स हो सकते हैं, ये सारा कुछ शामिल होता है। ये 3 आपके पास डाटा कलेक्शन टेक्निक्स हैं। फर्दर हम देख सकते हैं कि आपका जो प्लान डू स्टडी एक्ट, तो इसमें हम ये कहते हैं कि इट्स अ काइंड ऑफ अप्रोच टू प्रोसेस एनालिसिस एंड इम्प्रूवमेंट, जिसके थ्रू हम एनालिसिस करते हैं डाटा का और उसके थ्रू हम इम्प्रूवमेंट लेके आते हैं अपने सिस्टम के अंदर या अपने स्टूडेंट्स के अंदर, उनके लर्निंग के अंदर। इट इन्वॉल्व्स कॉन्स्टेंटली डिफाइनिंग एंड रीडिफाइनिंग द कस्टमर नीड्स एंड वांट्स। तो प्लान टू स्टडी एक्ट में हम जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो भी नीड्स हैं, उनको डिफाइन एंड रीडिफाइन करते रहते हैं, उनकी वांट्स को, उनकी नीड्स को, उनके जो भी उनके रिक्वायरमेंट्स होती हैं। और प्लान टू स्टडी एक्ट जो है आपका है PDSA, इज़ a versatile tool that can be used for the planning, problem solving and decision making to solve problems in classrooms। तो जिसके थ्रू हम अपने जो क्लासरूम्स हैं PDSA के थ्रू अपने क्लासरूम प्रॉब्लम्स को हम जो बेटा सॉल्व कर सकते हैं और प्लान कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग तरफ लेके आते हैं, डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। और बेटा रिसर्च का एक बहुत बड़ा फ़ायदा डिसीजन मेकिंग है, क्योंकि हमें डे टू डे बेस पे बहुत सारे डिसीजंस करने होते हैं। दुनिया में करोड़ों लोग डेली डिसीजंस लेते हैं, और जो बेटा एक्शन बेस्ड रिसर्च पे डिसीजंस होते हैं वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट सवर किए जाते हैं, और जो रिसर्च बेस्ड डिसीजंस होते हैं उनको ज़्यादा सिग्निफिकेंट समझा जाता है और ज़्यादा एप्लीकेबल समझा जाता है, और उसके मुताबिक लोग जो है ना वो अपने आप को या सिस्टम को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो ये हम जो इसका एक्शन सर्च इंटरेक्टिंग स्पायरल है, ये जो प्रोसेस है, इसको हमने पहले भी एक छोटी सी स्लाइड में डिस्कस किया और यहाँ पे भी इसकी स्लाइड आ गई है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सबसे पहला जो हमारा एक्ट है वो प्लानिंग का है। सबसे पहले बेटा हम प्लान करेंगे कोई भी चीज़, और प्लान बेटा ये होता है कि हम फोरकास्ट करते हैं फ्यूचर एक्टिविटीज़ को, कि फ्यूचर में हम कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करेंगे, इसको बेटा हम प्लानिंग कहते हैं। और ग्रुप ऑफ दोज एक्टिविटीज़ कॉल्ड अ प्लान, ठीक है। जो एक्टिविटीज़ हमने फ्यूचर में करनी होती हैं उनके ग्रुप ऑफ सच एक्टिविटी दैट वी हैव टू डन दैट वी नीड टू डू इन फ्यूचर इज कॉल्ड अ प्लान। और उसको जब हम बेटा एक्चुअली जो चीज़ें नोट डाउन कर लेते हैं ये जो हम करेंगे और जिसको उसको करना शुरू करते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्ट। Act is the implementation of the plan. Okay, we start implementation of the plan and we start doing all those activities that we have determined before starting our act. तो act से पहले बेटा उसको प्लान किया जाता है, और उसके बाद फिर जब हम एक्शन इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे आ जाते हैं तो फिर साथ में हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, अपनी रीडिंग्स लेते हैं, डाटा कलेक्शन करते हैं, ताकि हमें जो भी उसके अंदर चीज़ें नज़र आ रही हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें नज़र आती हैं, उसको हम नोट करते रहते हैं। और लास्टली बेटा हम उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, इससे क्या चेंजेस आई हैं, क्या बेहतरी आई है, वो बेहतरी कैसे आई है, इस सारे प्रोसेस को हम बेटा रिफ्लेक्ट करते हैं और फिर इसको दोबारा हम शुरू करते हैं। यानी ये प्रोसेस कंटिन्यूस प्रोसेस है और एक दफ़ा कंप्लीट नहीं होता, बल्कि दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा, तो ये कंटिन्यूस रहता है। अगर आप रिसर्चर हैं, रिसर्च माइंडेड हैं, तो आप इस प्रोसेस से गुजरते रहते हैं बार बार, और बार बार अपनी चीज़ों को आप बेहतर करने की कोशिश करते हैं। ये ऐसे ही है जैसे कोई इंसान अपनी सलाह चाहता है, कोई प्रोफेशन अपने को बेहतर करना चाहता है, इसलिए इट इज़ अ काइंड ऑफ स्पायरल, कि एक साइक्लिक है और एक स्पायरल है, इंटरेक्टिव स्पायरल है, और इसमें तमाम फेजेस जो हैं वो एक के बाद दूसरी, दूसरी बार तीसरी, तीसरी बार चौथी, चौथी बार पहली शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए बेटा तो स्पायरल के तौर पे हम देखते हैं। और नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट how action search is done. So as we have seen in the last slide that it is a cyclic or a spiral process which alternates between action and critical reflection, जहाँ पे हम एक्शन भी करते हैं और क्रिटिकल रिफ्लेक्शन भी देते हैं, एंड कंटिन्यूसली रिफाइनिंग मेथड्स, डाटा, इंटरप्रेटिंग द लाइट ऑफ द अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट इन द अर्लियर, जो भी हमारे साइकिल्स होते हैं। तो इसमें हम कंटिन्यूसली अपने मेथड्स को, स्ट्रेटजीज को, टेक्निक्स को इम्प्रूव करते रहते हैं, अपने डाटा को चेंज करते रहते हैं, इंटरप्रेट करते रहते हैं और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, और अपनी जो बेहतरी है, डेवलपमेंट है, वो अपनी इस साइक्लिक प्रोसेस से करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारा काम बेटा हम कर रहे होते हैं थ्रू एक्शन रिसर्च। अच्छा, यहाँ तक देखने जा रहे हैं व्हाट आर द स्टेप्स कंडक्टिंग रिसर्च। तो इसका एक प्रोसीजर है। सबसे पहले बेटा हमने क्या करना है, डिफाइन इफ एक्शन सर्च इज़ द बेस्ट डिज़ाइन टू यूज़। और इसमें एक बात ध्यान में रखें कि एक्शन सर्च जो है इटसेल्फ इज़ मैंने जैसे कहा कि ये बहुत वेरिएबल है, बहुत ज़्यादा अच्छा समझा जाता है एक्शन सर्च को, क्योंकि ये पार्टिकुलरली बेस करता है ट्रू स्टोरीज पे,
ट्रू इंसिडेंट्स पे, ट्रू सर्कमस्टेंसेस पे, ट्रू एनवायरनमेंट पे, तो लोग इसको पीपल लव टू हियर एंड स्टडी अबाउट, रीड आउट अबाउट एक्शन सर्च। तो सबसे पहले आप बेटा अपने प्रॉब्लम जो है उसको आइडेंटिफाई करें, जो भी आपका एरिया है, तो जो भी प्रॉब्लम आपको फेस आ रहा है उसको हमें आइडेंटिफाई करना है। और यहाँ पे ये आपका जो कोर्स है उसके हवाले से बेटा हमने जो थीम्स और सब थीम्स दी गई हैं उसी में से प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उसके मुताबिक हमने अपने रिसर्च प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। देन लोकेट रिसोर्सेज टू हेल्प एड्रेस अ प्रॉब्लम। फिर ये देखें कि हमने वो जो अपना रिसर्च प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई किया है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, लिटरेचर व्यू भी, और उसके बारे में पहले जो आर्टिकल्स लिखे गए हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, और फर्दर उसके बारे में कोई टूल्स हैं उनको भी स्टडी करेंगे, और आइडेंटिफाइड इन्फॉर्मेशन जो विल नीड, और इसमें देखेंगे कि हमें किस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए इस प्रॉब्लम को स्टडी करने के लिए, चाहे वो क्वेश्चनर है, ऑब्जर्वेशन शीट है, या कोई इंटरव्यू है, तो उसके रिलेटेड क्या डाटा हमें चाहिए होगा। ठीक है, और इसके लिए फिर हम एक प्लान ऑफ एक्शन जो है वो डेवलप करते हैं कि हमने करना क्या है। फॉर्मल इनफॉर्मल जो है ना वो हम इंडिविजुअल्स को इन्वॉल्व करते हैं, स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, और उसके अलावा मे बी प्रेजेंटिंग डेटा टू स्टेक होल्डर्स, स्टैब्लिशिंग पायलट प्रोग्राम, एक्सप्लोरिंग न्यू प्रैक्टिस, और अपना जो भी हमारा डाटा आता है फिर उसको शेयर करते हैं दूसरे लोगों के साथ जो स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं और हमारे साथ इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं, ताकि उसके बेस पे न्यू प्रैक्टिस जो है ना वो उनको एक्सप्लोर किया जाए, और कोई पायलट प्रोग्राम जिसको हम टेस्ट कर सकते हैं, पायलट प्रोग्राम को उसको हम बना सकते हैं। तो इसके अलावा बेटा हम देख सकते हैं कि 10 कोर स्ट्रेटजीज हैं इस एक्शन सर्च के हवाले से। और इसमें सबसे पहली बात बेटा डोंट गिव अप। देखें, एक चीज़ मैं आपको क्लियरली बता दूं, सर्च इज़ अ डोंकी वर्क। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हो सकता है कि हमें कोई बंदा अप्रिशिएट ना करे कि हम रिसर्चर्स हैं और हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हो सकता है हमें मोटिवेशन ना मिले, हो सकता है कि हमें लोग इंस्पायर ना करें, मोटिवेट ना करें, और कोई हमें प्रेस भी ना करे, कोई हमारी तारीफ भी ना करे, हो सकता है। तो इसके लिए फिर ज़रूरी है कि डोंट गिव अप, हम जो है ना वो गिव अप ना करें, यानी छोड़े ना, जो काम हम कंटिन्यू किया हुआ उसको किया। डोंट गिव अप मीन्स कि आप कभी भी हार नहीं मानेंगे, कभी भी आप मायूस नहीं होंगे, कभी भी दिल बर्दाश्त नहीं होंगे, और कभी भी इस काम को छोड़ेंगे नहीं बल्कि लगे रहेंगे। तो आपका ये छोटा सा बेटा ये काम है, मे बी कपल ऑफ वीक्स आप इसमें सर्व हों, तो ये तकरीबन 6 से 8 हफ्ते या इससे ज़्यादा टाइम आपको रिक्वायर होगा। तो इसमें बेटा आपने गिव अप नहीं करना बल्कि लगे रहना है इस काम को कंप्लीट करने के लिए। एंड एनलिस्ट द हेल्प ऑफ कलीग्स। ये भी हो सकता है आप किसी से अगर हेल्प लेना चाहते हैं उसको आप शामिल कर लें, उनसे पूछ लें जो भी हेल्प मिल सकती है। कीप अ पॉजिटिव एटीट्यूड। ये बड़ा ज़रूरी है कि हम अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखें, क्योंकि बेटा जब हमारे पास अंदर नेगेटिविटी आती है ना तो नेगेटिविटी का रिजल्ट नेगेटिव ही होता है, और नेगेटिविटी हमें हमेशा डिस्करेज करती है। तो इसलिए बेटा अपने आप को पॉजिटिव रखें और अपने आप को बिलीव करें कि वी आर डूइंग समथिंग वर्थ वाइल, और इट इज़ एटलीस्ट हम लर्निंग फेज में, तो कुछ ना कुछ बेटा आप लर्न ज़रूर करेंगे, कुछ ना कुछ हम गेन ज़रूर करें, उसके आगे रिजल्ट भी बेटा फ्रूटफुल होंगे। तो अपने आप को पॉजिटिव रखें प्लीज़, और ये ना सोचें कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हमसे नहीं होगा। तो ये बातें जो आपने नहीं सोचनी। बी प्रिपेयर टू द कॉम्प्रोमाइज़। और ऐसी बेटा सिचुएशंस होती हैं जो कॉम्प्रोमाइजिंग होती है। बाज़ दफ़ा जब हम बेटा डाटा कलेक्शन के लिए जाते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, कभी हमें वेट करना पड़ता है, कभी हमें डिस्करेजमेंट होती है, कभी हमें स्कूल के अंदर दाखिल नहीं होने दिया जाता। तो बहुत सारे प्रैक्टिकली जब हम फील्ड में जाते हैं बेटा बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, और इसमें बहुत सारी कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशंस होती हैं। तो इन सब के लिए हमें तैयार रहना है, और फिर भी जनरस, और अपना दिल बड़ा रखें, छोटी छोटी बातों को दिल पे ना लें, छोटे छोटे वाक़यात को, छोटी छोटी किस्से कहानियों को दिल पे ना लें। तो ये नेचुरली होता है कि लोग जो है ना वो हमें डांट भी करते हैं, समटाइम डिस्करेज भी करते हैं, समटाइम नेगेटिव स्टेटमेंट्स भी देते हैं। तो हमने जेनरस रहना है, दिल बड़ा रखना है अपना, गो पब्लिक, और आपने बेटा असल फील्ड में जाना है और वहाँ लोगों को फेस करना है, स्टूडेंट्स को फेस करना है, और आपने डाटा कलेक्शन करनी है। ज्वाइन अ लोकल एक्शन सर्च ग्रुप। ये पॉसिबल है कि आप कोई एक्शन सर्च ग्रुप ज्वाइन करें, जैसे कि अभी हम ग्रुप, ये हमारा जो क्लास ग्रुप है ये एक्शन रिसर्च ग्रुप ही होगा इंशाल्लाह, और इसमें हम अपना काम जो है ना शेयर करते रहेंगे, एक दूसरे की हेल्प करते रहेंगे। एंड वी नीड टू स्टैब्लिश आवर रेपुटेशन फॉर सक्सेस। और हमने बेटा ये ज़रूरी है हमारे लिए कि हम सक्सेस के लिए मूव करें, और अल्टीमेटली इंशाल्लाह जब हम बेटा मूव कर रहे होंगे तो वी विल रीच द सक्सेस। देखें, हमेशा वही लोग टॉप पे पहुंचते हैं जो चढ़ना शुरू करते हैं। ऑलवेज दोज पीपल क्लेम द टॉप हु स्टार्ट क्लिम्बिंग। ठीक है, और रीच द टॉप हु स्टार्ट क्लिम्बिंग। तो हमेशा वही लोग जो भी हिल होती है उसके टॉप पे पहुंचते हैं, जो बेटा उस पर चढ़ना शुरू करते हैं, चढ़ाई करते हैं। और दोज हु स्टे एट द फुट कैन नेवर रीच द टॉप। तो जो लोग बेटा स्टे करते हैं फुट पे, कभी भी दामन से ऊपर नहीं जाते हैं, तो बस खड़े बातें करते रहते हैं, कभी बेटा ऊपर अपनी ऊंचाई पे वो जो भी पहाड़ है उसकी
चट्टान की जो ऊंचाई होती है उस पर नहीं पहुंच सकते हैं। तो जो बेटा तरक्की है, जो सक्सेस है, उसकी जो सबसे आला आला जो सीढ़ी है, जो आखिरी उसका पायदान है, उससे बेटा वही लोग खड़े होते हैं जो चढ़ते रहते हैं और वहां तक पहुंचते हैं। और जो लोग पहले पायदान पे खड़े हो जाते हैं वो कभी सक्सेस तक नहीं पहुंच सकते हैं। सो यू नीड टू पब्लिश रिपोर्ट इन जर्नल्स। ये भी है कि अपना काम हम रिसर्च जर्नल्स में पब्लिश कर सकते हैं अगर हम अच्छा काम करते हैं। और लास्टली वी नीड टू हैव अ फेथ इन आवर नॉलेज। और जो काम हम कर रहे हैं उस पर हमने यकीन रखना है कि हम सही कर रहे हैं और उसके लिए सही करने की भी कोशिश करनी है इंशाल्लाह। तो होपफुली आप लोग मेरे ख्याल में आप लोग इस चीज़ पर बिलीव करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम इसमें अपनी तरफ से मुकम्मल इनपुट दें और बाकी इसका जो भी आउटकम आता है वो बाद में देखा जाएगा। ऑन दिस स्लाइड यू कैन फाइंड आउट हाउ डिड एक्शन सर्च डेवलप। तो हम देख सकते हैं कि 1970s में इसका आगाज़ हुआ है यूएसए से। और इसमें इन सर्विस डेज के हवाले से टीचर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ शुरू हुई 1970s में। और उसके बाद 1980s में इसमें स्कूल लेवल पे इस पे काम हुआ। और 1990s पे स्कूल बेस्ड जो साइट काउंसल्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उन्होंने इस पर फोकस किया। एंड 2000 ऑनवर्ड जो है ना, टीचर एंड स्कूल इंक्वायरीज, टीचर इनिशिएटेड रिसर्च स्टडीज़। तो 2000 के बाद से तो इसमें इंकलाब आया हुआ है। जब से ये डिजिटलाइजेशन हुई है, जब से ये जर्नल्स आए हैं, तो इस पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लोरेशन हो रही है। और ये काम जो है ना वो बहुत ज़्यादा फैल चुका है और इसका स्कोप वर्किंग के हवाले से बहुत बड़ा हो गया है, यानी इस पर बहुत काम हो रहा है। तो नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि एक्शन सर्च जो है आपका बेटा, दो तरह के इसके डिज़ाइन होते हैं। एक्शन सर्च हैज़ टू डिज़ाइंस, प्रैक्टिकल डिज़ाइन है और पार्टिसिपेटरी डिज़ाइन है। प्रैक्टिकल डिज़ाइन का मतलब ये है कि स्टडिंग लोकल प्रैक्टिस जो कुछ आपके स्कूल्स के अंदर, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हो रहा होता है, इन्वॉल्विंग इंडिविजुअल्स और टीम्स बेस्ड ऑन इंक्वायरी। उसमें आप मुख्तलिफ जो इंडिविजुअल्स हैं उनको इन्वॉल्व करते हैं, उनसे डाटा लेते हैं। एंड फोकसिंग ऑन टीचर डेवलपमेंट एंड स्टूडेंट लर्निंग। और मोस्टली बेटा जो हम एक्शन सर्च करते हैं वो मोस्टली आप लोग खासतौर पर जो करेंगे वो प्रैक्टिकल ही होगा। आपका जो डिज़ाइन होगा दैट विल बी प्रैक्टिकल एक्शन सर्च डिज़ाइन। और इसमें आपने फोकस करना है मुख्तलिफ जो आपके जो इंडिविजुअल्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, उनसे आपने इंटरव्यूज़ करने हैं या क्वेश्चन फिल करवाने हैं, उसको फिर हमने डाटा एनालिसिस करना है। और उसके रिलेटेड फिर हमने अपनी जो भी फाइंडिंग शेयरिंग है वो शेयर करना है। फोकस ऑन टीचर डेवलपमेंट, स्टूडेंट लर्निंग। और इसमें हमारा मकसद स्टूडेंट लर्निंग को और उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देखना होगा अपनी गिवन थीम के थ्रू। और इम्प्लीमेंटिंग का प्लान ऑफ एक्शंस, और इसमें जो भी हम प्लान करेंगे उसको फिर हम इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके बेस पे सजेशन देंगे। जबकि दूसरा जो पार्टिसिपेटरी डिज़ाइन है, स्टडिंग सोशल इशूज़ दैट कंस्टिट्यूट इंडिविजुअल्स, एम्फसाइज इक्वल कोलैबोरेशन, फोकसिंग ऑन लाइफ एनहांसिंग चेंजेस। और इसमें बेटा जो आपके जो पार्टिसिपेटरी है, इसमें मोस्टली जो सर्चर होता है ही और शी इज़ पर्सनली इन्वॉल्व, यानी वो खुद टीचर है क्लासरूम का या वो स्कूल मैनेजर है, वो खुद उन चीज़ों को फेस कर रहा है और उसको फिर वो एम्फेसाइज करता है जो भी वो इश्यूज आते हैं उसको, और उस पर वो फोकस करता है। ठीक है, और उसके अंदर फिर लाइफ इन्हांसिंग चेंजेस लेके आता है जिसके जो भी रिजल्ट्स आते हैं फिर वो उसको एमनिस्पेट करता है। ठीक है, दूसरों को बताता भी है और खुद से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है और इम्प्रूवमेंट लेके आने की कोशिश करता है। तो ये दो रिसर्च डिज़ाइन है, एक्शन सर्च, प्रैक्टिकल एक्शन सर्च और पार्टिसिपेटरी एक्शन सर्च। और हमने जिस तरह मूव करना है दैट इज़ अबाउट प्रैक्टिकल एक्शन सर्च। ठीक है, नेक्स्ट वी सी व्हाट आर द स्टेप्स इन कंडक्टिंग एक्शन सर्च के वाले से इस पर पहले ही बात हो गई है कि इम्प्लीमेंट के डेटा कलेक्शन, एनालाइजिंग द डाटा, डेवलप अ प्लान ऑफ एक्शन एंड इम्प्लीमेंट द प्लान एंड रिफ्लेक्ट। तो सबसे पहली बात यह है कि जो भी आपने डाटा कलेक्शन किया है उसको एनालाइज करें और उसके बाद एक प्लान ऑफ एक्शन डेवलप करें कि डाटा क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है और उसमें किस तरह की वो बात बता रहा है, जिस इस प्रॉब्लम के क्या वजूहत हैं। फिर उन रीजंस को डिग आउट करके उनको हम ओवरकम करने की कोशिश करते हैं ताकि उस मेजर प्रॉब्लम से या प्रॉब्लम से जान छूट सके। और उसके पे एक प्लान वाइज करते हैं, उसको फिर हम रिफ्लेक्ट करते हैं, उसको फिर शेयर करते हैं। तो इसमें बेटा जो एक चीज़ आती है, स्टडी ऑफ द एजुकेटेड रिसर्चर्स ओन प्रैक्टिस। तो ये बड़ा ज़रूरी है, सेल्फ रिफ्लेक्टिवनेस। तो सेल्फ रिफ्लेक्टिव रिसर्च बाय द एजुकेटेड रिसर्चर टर्न्स द लेंस ऑन देयर ओन एजुकेशन, क्लासरूम, स्कूल और प्रैक्टिस। तो ये होता है कि ये ऐसे ही है, जैसे बेटा मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूं कि एक अगर शेफ़ है वो कुकिंग कर रहा है, तो वो देखता है कि जो कुकिंग करता है उसके कुकिंग की जो भी चीज़ बनती है, प्रोडक्ट बनती है, उसके टेस्ट में या उसकी लाइफ में या उसके जो भी चीज़ें हैं उसके अंदर जो है ना वो देखता है, उसको खुद पता चलता है कि इसके अंदर स्मेल का इशू है, टेस्ट का इशू है या खाने की जो अपनी क्वालिटी है उसका इशू है। तो उसे अंदाज़ा हो जाता है कि इसके अंदर क्या मसाइल आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ ये है कि उसको इम्प्रूव करने के लिए फिर वो क्या करता है। ऐसे बेटा जो टीचर्स होते हैं वो भी अपनी वीकनेसेस को जानते हैं, अपने स्टूडेंट्स को जानते हैं, उनके वीकनेसेस को जानते हैं।
तो इसलिए वो सारी सिचुएशन को रिफ्लेक्ट करता है कि मेरे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो किस लेवल पे हैं, वो स्लो लर्नर्स हैं, मीडियोकर्स हैं, फास्ट लर्नर्स हैं, उनको क्या लर्निंग डिफिकल्टीज हैं। तो इन सारी चीज़ों को एनालाइज करता है, फिर उसको रिफ्लेक्ट करता है। दैट इज कॉल्ड द सेल्फ रिफ्लेक्टिव रिसर्च, जिसमें रिफ्लेक्शन का मतलब ये होता है कि आप दूसरों को वो चीज़ बताएं जो आप सोच रहे हैं। जैसे मैं भी आपसे जो कर रहा हूँ रिफ्लेक्शन है, व्हाट आई एम थिंकिंग आई एम शेयरिंग टू यू, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आपके जहन में जो चीज़ होती है वो आप दूसरों के सामने खोल के बयान करते हैं, दैट इज का रिफ्लेक्शन। तो जो सेल्फ रिफ्लेक्टिव रिसर्च होगी, इसकी मतलब ये है कि जो हम फेस कर रहे हैं, जिस सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं, उस सारी सिचुएशन को आप दूसरों के सामने खोल के रख देते हैं, ताकि दूसरे लोग भी इस चीज़ को समझ सकें कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है और इसमें से क्या प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया और किस तरह से फिर उस प्रॉब्लम को हमने एक्शन सर्च के थ्रू वो सॉल्व किया है। नेक्स्ट वी कैन सी, यहाँ पे कुछ एपीए फॉर्मेट आ रहा है बेसिकली। और एपीए फॉर्मेट में बेसिकली जो बेटा एपीए फॉर्मेट होता है, ये अमेरिकन साइकोलॉजी ऑफ एसोसिएशन है। और इनका एक मैनुअल है जो कि पब्लिकेशन के लिए यूज़ होता है, जिसका मतलब ये होता है कि आपने जो चीज़ भी पब्लिश करनी है उसमें जो भी आपने रेफरेंसेस देनी है, साइटेशंस देनी है, उसको अपने एपीए फॉर्मेट में या एपीए स्टाइल के थ्रू देना है। और एपीए जैसे मैंने कहा अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन या साइकोलॉजिकल एसोसिएशन इसको कहा जाता है। तो इन्होंने जो फॉर्मेट दिया है उसमें इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जब हम कोई रेफरेंस देते हैं। एक तो बेटा इसका इटसेल्फ रेफरेंस का स्टाइल होता है और एक साइटेशन का स्टाइल होता है। साइटेशन से मतलब ये होता है कि जब हम लिटरेचर रिव्यू लिखते हैं, या आप में से हो सकता है कुछ लोगों ने सर्च की हो, तो इसमें मैं एक आपको जो है ना डिटेल में एक जो है वो वीडियो भी शेयर करूँगा, जिसमें साइटेशन के हवाले से और रेफरेंसिंग के हवाले से मुकम्मल गाइडलाइन आपके लिए होगी। उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। और उसमें किस तरह से हमने फर्स्ट आथर नेम को बताना है और उसके इनिशियल लिखने हैं, फिर किस ईयर में वो पब्लिश हुआ उस ईयर को मेंशन करना है, फिर टाइटल क्या था बुक का उसका बताना है, फिर वो क्या कौन से उसकी लोकेशन है, जिस कंट्री से पब्लिश हुआ है, फिर वो किस पब्लिशर ने उसको किया है। तो ये सारा हम देते हैं, लिखते हैं, इसको बेटा हम रेफरेंस कहते हैं एपी फॉर्मेट के मुताबिक। और इसके ये कंपोनेंट्स होते हैं और उसके रूल्स होते हैं जिसके थ्रू इसको किया जाता है, और ये मुख्तलिफ होते हैं, ये आर्टिकल्स का मुख्तलिफ है और बुक्स का मुख्तलिफ है। तो नेक्स्ट यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो यहाँ पे नेक्स्ट जो स्लाइड है, लास्ट स्लाइड है ये आपकी, इसमें बताया गया है ये आपकी जो रेफरेंसेस हैं ये इसमें पहला रेफरेंस आ रहा है फ्लिशमैन एल जे ऑगस्ट, और दूसरा इसमें नाम आथर का आ रहा है ऑगस्ट बी स्टीनबर्ग, और तीसरा नाम डी आ रहा है, तीसरा नाम आ रहा है ली एम। तो ये तीन मेजर इसके आथर्स हैं, इन्होंने ये कोई लिखा हुआ है सॉर्ट ऑफ कोई ये रेफरेंस है, और 2015 जून 2024 को ये पब्लिश हुआ है। वाई डू एनॉलिक्स डेवलप्स ग्लो एंड एनालिसिस ऑफ ट्रांसपेरेंट वर्चुअल सिग्नल्स। ये कोई एक वीडियो है यूट्यूब पे अवेलेबल है, उसके उन्होंने रेफरेंस दिया हुआ है। तो इस तरह से ये मुकम्मल एक फॉर्मेट है बेटा ये सारी चीज़ों का, और ये मैं आपसे शेयर करूँगा इंशाल्लाह, आपके व्हाट्सएप में भी कर दूँगा और आपको शायद यहाँ पे भी थोड़ा सा शेयर कर दूँ, चला दूँ। तो बहरहाल इंशाल्लाह इसमें डिटेल में आपको मैं गाइड करूँगा ये फॉर्मेट के बारे में। यहाँ पे तो बहुत मुख्तसर स्लाइड्स हैं और इसमें कोई पता नहीं चल रहा कि ये क्या बताना चाह रही है। तो एपीए फॉर्मेट इंशाल्लाह अभी एक्शन सर्च के हटके है, इसके बारे में लाजमी, या मैं आपको लिटरेचर रिव्यू के बारे में गाइड करूँगा, तो एक्शन सर्च इसमें एपीए फॉर्मेट के बारे में भी आपको गाइड करूँगा। तो होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा और इसमें कुछ ना कुछ आपके लिए लर्निंग का सिलसिला होगा, और आपने यकीन में कुछ लर्न भी किया होगा। तो आपका जो भी क्वेश्चन है आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, और आई विल ट्राई टू आंसर योर कमेंट्स आल्सो।